हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11वीं कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और जिसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम जो टॉपिक कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में वो टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, क्या टॉपिक था? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। तो ये हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हमने टू इंपॉर्टेंस प्रीवियस क्लास में कवर की थी। अब हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लेकर चलेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर। हम क्लोजिंग स्टॉक को कंपेयर करेंगे किसके साथ? प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक, प्रीवियस ईयर के स्टॉक के साथ। इतनी बात क्लियर हो गई। पढ़िए, क्लोजिंग स्टॉक हैज टू बी वैल्यूड। पहले ये बात देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। ईयर के एंड में जो गुड्स बिना बिका रह जाता है, अनसोल्ड गुड्स होता है, वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ईयर के एंड में जो गुड्स बिना बिका रह जाता है, जो गुड्स अनसोल्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। यानी साल के एंड में जो सामान बिना बिका रह गया, जिसे हम बेच नहीं पाए, वही क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हैज टू बी वैल्यूड एंड रिकॉर्डेड इन ए ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है? दिस स्टॉक कैन बी कंपेयर्ड विद। इस स्टॉक को हम कंपेयर करते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो प्रीवियस ईयर का है। तो इस स्टॉक को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो उसके इंक्रीज होने के क्या रीजन है। समझ गए? तो क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। रिकॉर्ड करने के बाद उस क्लोजिंग स्टॉक को पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक के साथ कंपेयर करेंगे, और वो इंक्रीज हो रहा है तो ये देखेंगे कि इंक्रीज होने के क्या रीजन है। क्लियर है? तो यही बताया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक को कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसको कंपेयर करेंगे पिछले सालों के क्लोजिंग स्टॉक के साथ कंपेयर करेंगे। समझ गए? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, इट प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉस। टॉपिक क्या है देखना, ट्रेडिंग अकाउंट की क्या, यस बोर्ड पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ये हमें सेफ्टी देता है अगेंस्ट पॉसिबल लॉस। जो लॉस होने वाले हैं उसके अगेंस्ट हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इफ द रेशियो ऑफ ग्रोस प्रॉफिट हैज डिक्रीज, यदि ग्रोस प्रॉफिट, पिछले साल के ग्रोस प्रॉफिट, प्रीसीडिंग का मतलब पिछले सालों, प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? यदि ग्रोस प्रॉफिट पिछले सालों के कंपेयर में घट गया है, डिक्रीज हो गया है, तो बिजनेसमैन कैन टेक इफेक्टिव मेजर। तो बिजनेसमैन क्या लेते हैं? इफेक्टिव मेजर लेते हैं टू सेफगार्ड हिमसेल्फ, ताकि अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें अगेंस्ट फ्यूचर लॉसेस। फ्यूचर लॉस में मतलब ग्रोस प्रॉफिट को कंपेयर करा पिछले साल के ग्रोस प्रॉफिट से। यदि वो क्या हो गया? कम हो गया, तो हमें लॉस हो गया, तो फिर बिजनेसमैन एकदम कोशिश करेगा, सेफ्टी लेगा, सेफ्टी करेगा, ताकि आगे आने वाले सालों में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। ये बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है क्या? समझ गए? तो आपने किसको कंपेयर किया? ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज को पिछले साल की ग्रोस प्रॉफिट से कंपेयर किया। यदि वो क्या आया? कम हो गया, तो ये लॉस है। तो इसके आप क्या करोगे? इसके इसके कारण देखोगे, क्या कारण है, और कोशिश करोगे कि फ्यूचर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना। उसके लिए सेफ्टी के लिए कारण ढूंढोगे कि क्या कारण है और आगे से इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। ये इंपॉर्टेंस है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। समझ गए? ठीक। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, देखिए पहले इधर देखिए, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं ना, तो ये फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई? ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है। क्लियर है क्या आपके बात? ठीक है जी।
तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक, इधर हम लिखते हैं डेबिट, ये होगा डेबिट साइड और ये होगा क्रेडिट साइड। ओके, डेबिट साइड में हम अपने एक्सपेंसेस लिखेंगे और क्रेडिट साइड में इनकम जैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है, तो फॉर्मेट तो हो गया, ये क्या हुआ, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेबिट साइड में कौन से आइटम लिखे जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर रहे हैं तो हम सबसे पहले आइटम स्टडी करेंगे कि डेबिट साइड में कौन से आइटम लिखे जाएंगे। सबसे पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहला कौन सा आइटम है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक, और हम एक बात पूछ सकता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले किधर के आइटम की स्टडी करेंगे, डेबिट साइड में, कि डेबिट साइड में हम कौन से आइटम लिखेंगे। सबसे पहला आइटम कौन सा है, ओपनिंग स्टॉक। चलिए स्टडी कीजिए। ओपनिंग स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। जब आप 12th क्लास में जाएंगे वहां पर स्टॉक बहुत कम लिखा मिलेगा, वहां पर इन्वेंट्री लिखी मिलेगी। तो स्टॉक को क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। ओके, ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। द स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द, पहले मैं अपने अकॉर्डिंग समझाऊंगा। पिछले साल के लास्ट में, पिछले साल के लास्ट में, यानी सपोज हम 2020 में हैं, 31 दिसंबर 2020 में जो सामान हमारा बिना बिका रह जाएगा, इस साल का तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा और अगले साल का वो ओपनिंग स्टॉक होगा। जो 31 दिसंबर 2020 में सामान बिना बिका होगा वो तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, और 1 जनवरी 2021 में वो क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक। समझ गए, पढ़िएगा। This stock of goods remaining unsold at the end of the previous year. प्रीवियस ईयर में जो सामान बिना बिका रह गया वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। बुक से पढ़ो, वो करंट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है जी, तो दोबारा से रिपीट करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, द स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो गुड्स बिना बिका रह गया, ठीक है, वो इस साल का क्या कहलाएगा, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। समझ गए, क्लियर है क्या। इन अदर वर्ड्स, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो करंट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। समझ गए हो तो आगे चलो। तो जो इस साल सामान बिना बिका रहेगा 31 दिसंबर में, वो इस साल का तो क्लोजिंग स्टॉक और अगले साल का करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। समझ गए, ठीक। ओपनिंग स्टॉक के अंदर ये चीजें आती हैं, एक तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक। ठीक, पहली बात, रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, जो कच्चा माल ला के रख रखा है, जिससे क्या तैयार करेंगे, फिनिश गुड्स। ठीक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब सुनो, उसे बनाना शुरू कर दिया है लेकिन अभी वो पूरी तरह बनकर तैयार, अभी आधा तैयार हुआ है, तो उसका अगर कोई स्टॉक है तो वो हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो सामान बनकर तैयार है उसका स्टॉक, वो हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। ये कहां लिखोगे आप, ओपनिंग स्टॉक कहां लिखोगे, डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। समझ गए, आगे चलो। सेकंड जो आइटम है वो है परचेज एंड परचेज रिटर्न। सेकंड जिस बारे में उन्होंने बताया वो क्या है जी, परचेज एंड परचेज रिटर्न। परचेज एंड परचेज रिटर्न। चलिए अभी से देखते हैं परचेज एंड परचेज रिटर्न को। स्टार्ट करूं। परचेज का मतलब जो सामान आपने खरीदा है, और परचेज रिटर्न का मतलब जो खरीदा हुआ सामान आपको पसंद नहीं आया, आपने उसे वापस कर। पढ़िएगा, गुड्स विच हैव बीन बॉट फॉर रीसेल। यहां पर ये वर्ड्स रीसेल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गुड्स आपने खरीदा रीसेल, दोबारा से बेचने के लिए, उसे हम परचेज कहते हैं। गुड्स विच आर रिटर्न टू सप्लायर, और जो गुड्स हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिया उसे हम परचेज रिटर्न कहेंगे, और रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। समझ गए। तो जो गुड्स हमने खरीदा है क्या करने के लिए, बेचने के लिए, वो तो क्या कहलाया, परचेज। उसे हम लाए, उसे हम खरीद कर लाए किस लिए, बेचने के लिए, वो तो क्या लाया। तो गुड्स जो हम रीसेल करने के लिए लाए वो गुड्स होगा, और जो गुड्स हमने किसको वापस कर दिया वो परचेज रिटर्न होता है। क्लियर है।
परचेस अकाउंट विल बी गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो परचेस अकाउंट होगा, चाहे ट्रायल बैलेंस हो चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, और जो परचेस रिटर्न होगा उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसे कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ट्रायल बैलेंस का बताया पहले उन्होंने, उसे कहां लिखेंगे? अब आगे परचेस रिटर्न को हम क्या करेंगे? सुन लो, मैं अपने तरीके से समझा दूंगा। परचेस को तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और परचेस रिटर्न को भी डेबिट में लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे? परचेस में से यहाँ पर परचेस लिखेंगे, परचेस में से आप परचेस रिटर्न माइनस कर दीजिएगा, जो बचेगा उसे बाहर शो कर दीजिएगा। ओके, समझ गए? तो परचेस क्या होगा? जो गुड्स हम खरीद कर लेकर आए हैं रीसेल करने के लिए, वो तो है परचेस। और परचेस रिटर्न का मतलब जो गुड्स हमने किसको वापस कर दिया, तो वो है परचेस रिटर्न। परचेस अकाउंट यदि मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं तो डेबिट होगा, परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा। यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस को डेबिट में लिखेंगे, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? परचेस रिटर्न माइनस कर देंगे। आगे चलूं, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। अभी मैंने आपसे एक वर्ड यूज किया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होंगे जिनका प्रोडक्शन करने में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है, जो प्रोडक्शन करने में डायरेक्ट यूज होंगे। ठीक है, पढ़िएगा। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परचेसिंग द गुड्स, जो एक्सपेंसेस परचेस करने से रिलेटेड होंगे, ठीक है, ब्रिंगिंग देम इन द गुड, उस सामान को गोदाम तक ले जाने के होंगे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को बनाने के होंगे, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जो खर्चे गुड्स को खरीदने में होंगे, गुड्स को गोदाम तक ले जाने के होंगे, गुड्स को एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड होंगे, वो क्या कहलाएंगे? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ गए? और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये सभी खर्चे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे वेजेस की। स्टार्ट करें? ठीक। वेजेस आर पेड टू वर्कर। वेजेस किसको पेड की जाएगी? वर्कर को। Who are directly engaged in the loading, unloading and production of goods. वेजेस हम वर्कर को देंगे जो डायरेक्टली गुड्स को लोड करेंगे, ठीक है, या लोड नहीं करेंगे। अनलोड का मतलब लोड तो करेंगे नहीं, लेकिन गुड्स बनाने में अपनी हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और गुड्स को प्रोडक्शन करेंगे, वो वेजेस होती है, उसे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो वेजेस वर्कर को दी जाएगी जो डायरेक्टली गुड्स को लोड करेंगे या अनलोड करेंगे। अनलोड का मतलब उतारने से भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लोड का मतलब तो गुड्स को लोड करना, और अनलोड का मतलब गुड्स को उतारना, ठीक है। और गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, वो सब उसे हम कहेंगे वेजेस। किसको देते हैं वेजेस? हम वर्कर्स को, क्योंकि उन्होंने गुड्स लोड किया, गुड्स को चढ़ाया, उतारा और गुड्स बनाने में हेल्प की, तो वो हमारे आ जाते हैं। जो हमने वेजेस दी वो कहलाएगी वेजेस। कहां लिखेंगे इसे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, अब यहां पर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात क्या है? यदि आपको वर्ष दिया है वेजेस एंड सैलरी, सबसे पहले दिए आपको वेजेस, पहले स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या मिलना चाहिए आपको? वेजेस। यदि आपको सबसे पहले वेजेस दे रखा है, दो वर्ड्स एक साथ लिखे आ रहे हैं, वेजेस एंड, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है? वेजेस, तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे। कहां पर लिखोगे? लेकिन यदि इसको उल्टा कर दिया है, सैलरी एंड वेजेस, अब पहले क्या गई? इसे लिखेंगे P&L में, क्योंकि सैलरी हमेशा ऑफिस में दी जाती है और वेजेस हमेशा वर्कर जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें दी जाती है। तो यदि वर्ड्स आया वेजेस एंड सैलरी, तो कहां लिखोगे? ट्रेडिंग में। लेकिन यदि वर्ड्स आया सैलरी एंड, तो कहां लिखोगे? P&L। समझ गए? आगे चलिए, नेक्स्ट है जी, सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इफ वेजेस आर पेड, ये तो आपको जर्नल एंट्री में सिखा रखा है। यदि वेजेस पेड की जाएगी नई मशीन को लाने में और उसको इंस्टॉल करने में, तो वो मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दी जाएगी। यदि कोई आपने मशीन को लाने में ले जाने में कोई खर्चा किया है या मशीन को इंस्टॉल करने में खर्चा किया है, तो वो वेजेस नहीं होगी, बल्कि उसे किस में ऐड कर देंगे? मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी। कहां पर नहीं आएगी? तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए क्या? तो वेजेस हमने किसे दी?
वर्कर को सामान लोड अनलोड और प्रोडक्शन करने के लिए। यदि वेजेस और सैलरी है तो ट्रेडिंग में लिखेंगे, सैलरी और वेजेस है तो P&L में लिखेंगे। समझ गए? क्लियर? और यदि मशीन को इंस्टॉल करने में कोई एक्सपेंसेस किया है तो ठीक है, उसे मशीन में ऐड कर देंगे, उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो। नेक्स्ट है जी, ये बच्चा बहुत पूछता है मेरे से, अभी समझ लीजिएगा इसका मीनिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है हमारा मीनिंग? कैरिज। नेक्स्ट हमारा क्या है? कैरिज और कैरिज इनवर्ड, कैरिज और कैरिज इनवर्ड। ठीक है जी, कैरिज और कैरिज इनवर्ड, और इसे फ्राइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्राइट। पढ़िए, दीज एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इन एक्सपेंसेस को हम कहां डेबिट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। बिकॉज दीज आर जनरली पेड, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स टू द फैक्ट्री, गुड्स को फैक्ट्री तक लाने पर किए जाते हैं। यानी आप जो गुड्स यानी जो रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो उस खरीद कर लाने से फैक्ट्री तक लाने तक उसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कैरिज इनवर्ड और फ्राइट बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैरिज इनवर्ड और फ्राइट। समझ गए? तो ये खर्चे किस तरह के होंगे? जो गुड्स होगा उसको कहां पर लेकर आएंगे? फैक्ट्री तक लेकर आने के जितने भी खर्चे होंगे वो कहलाते हैं कैरिज इनवर्ड और फ्राइट। However, if any carriage or freight is paid on bringing an assets, अब ये तो थे गुड्स से रिलेटेड। यदि हम गुड्स को कहां तक लेके आ रहे? फैक्ट्री तक। समझ में नहीं आ रही क्या बात? यदि हम गुड्स को कहां तक लेके आ रहे? फैक्ट्री तक लेके आ रहे, तो उसके लाने के जो भी खर्चे होंगे, ठीक है, वो कहलाते हैं कैरिज इनवर्ड और फ्राइट। लेकिन अब बात पढ़िएगा, However, if any carriage or freight is paid on bringing an assets, लेकिन अब यदि किसी असेट्स को लाने पर कोई खर्चा किया गया है तो वो खर्चा आप किस में ऐड कर दोगे? असेट्स में ऐड कर दोगे। ठीक है, उसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में केवल कौन से लिखोगे? गुड्स को लाने के, गुड्स को फैक्ट्री तक लाने के जो खर्चे होंगे वो कैरिज इनवर्ड और फ्राइट होंगे, उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। लेकिन यदि आप कोई असेट्स लेकर आ रहे हैं फैक्ट्री तक, उस पर जो आपने एक्सपेंसेस किया वो असेट्स में ही ऐड हो जाएगा, उसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे। पता होनी चाहिए सभी चीज, इसलिए मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या है जी? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। क्या हुआ? नेक्स्ट हमारा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पढ़िएगा। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जितने भी खर्चे गुड्स को बनाने में किए गए वो सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। जो भी खर्चे किसको बनाने में किए गए? गुड्स को बनाने में किए गए, वो सभी आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। जैसे कि कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, पावर, फैक्ट्री रेंट और फैक्ट्री लाइटिंग, ये सभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं। ये सभी खर्चे हमने किए गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में, तो उन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। नेक्स्ट हमारा है स्टोर्स कंज्यूम। नेक्स्ट क्या है हमारा? अच्छा, ये सारे टॉपिक हम किस में लिखेंगे? डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जी स्टोर्स कंज्यूम। नेक्स्ट हमारा क्या है जी? स्टोर्स। पढ़िएगा, These are incurred to keep the machine in perfect working condition। ठीक है, ये सभी खर्चे किए जाते हैं ताकि हमारी मशीन वर्किंग कंडीशन में रहे। जैसे कि इंजन ऑयल, ठीक है ना, कॉटन वेस्ट ऑयल, ग्रीस। ठीक है, ये सभी एक्सपेंसेस इसलिए करते हैं ताकि हमारी मशीन वर्किंग कंडीशन में रहे, तो उसे हम कहेंगे स्टोर्स कंज्यूम। समझ गए? तो ये खर्चे किस लिए किए जाते हैं? ताकि हमारी मशीन वर्किंग कंडीशन में रहे। समझ गए? ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है जी डॉक चार्जेस। नेक्स्ट क्या है? ये आपका बीएसटी में भी आया था वर्ष, डॉक चार्जेस। ये खर्चे होंगे बेसिकली जब आप गुड्स शिप के थ्रू बेचते हैं, तो शिप से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसे आप किस में कवर करेंगे? डॉक चार्जेस में।
तो ये होंगे जब आप गुड्स शिप के थ्रू भेज रहे हैं तो शिप से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो हम डॉक चार्जेस में कवर करेंगे। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो सिंपल सा डॉक चार्जेस ही लिखा आएगा, तो डॉक चार्जेस देखते ही याद आ जाए कि समुद्र से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं जब हम गुड्स शिप के थ्रू भेज रहे हैं और हमें इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। नेक्स्ट रॉयल्टी। नेक्स्ट क्या है जी? रॉयल्टी। दिस इज द अमाउंट पेड टू द ओनर। ये अमाउंट ओनर के द्वारा पे की जाती है माइन और पेटेंट फॉर यूजिंग द राइट और पेटेंट। माइन का मतलब जहां से आप कोयला वगैरह निकालते हैं, खनिज वगैरह निकालते हैं, ठीक है। माइन को कोयला ही कहते हैं, जहां से आप कोयला निकालते हैं। उस कोयला निकालने के लिए जो आपने पैसा दिया, उस कोयला निकालने के लिए जो आपने गवर्नमेंट को पैसा पे किया, वो क्या कहलाएगा? रॉयल्टी। समझ में आ गई? मतलब आपने माइनिंग यूज की, माइन यूज कर रहे हैं, माइनिंग यूज करने के बदले गवर्नमेंट को जो आप फीस दे रहे हैं वो क्या कहलाएगी? रॉयल्टी। और इसे आप ट्रेडिंग अकाउंट के P&L, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। कहां लिख देंगे? उसमें लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। तो रॉयल्टी क्या होती है? जो आपने माइनिंग वगैरह यूज की, बदले में आपने जो गवर्नमेंट को फीस दी, वो क्या कहलाई? वो आपकी रॉयल्टी कहलाई। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा क्रेडिट साइड के आइटम की। ये तो थे डेबिट साइड के आइटम, अब मैं किसकी बात करूंगा? क्रेडिट साइड की। फर्स्ट है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। जैसे परचेस और परचेस रिटर्न किया था, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? पढ़िएगा, बोथ कैश। ये जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं ये 12th में समझानी पड़ती है, आप लोग यहीं से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल विल बी इंक्लूडेड इन सेल्स। भाई मैं दुकान पर बैठकर सामान बेचता हूं तो दो ही तरीके से मेरा सामान बिकेगा, या तो कस्टमर आएगा कैश सामान खरीद कर लेकर जाएगा, या उधार बेचूंगा। मैं दो ही तरीके से सामान बेचूंगा, या तो मैं कैश बेचूंगा या उधार। तो इन्होंने कहा कि बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, दोनों तरह की सेल, कैश हो या क्रेडिट का मतलब उधार, वो किस में इंक्लूड होगी? वो सेल्स में इंक्लूड होगी। समझ लीजिएगा। तो सेल्स में दो तरह की सेल्स आती है, कैश सेल और क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार, ठीक। दी सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिट बैलेंस। सेल्स को हम कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। और सेल्स रिटर्न उसमें से क्या कर दी जाएगी? माइनस। इधर देखो, क्रेडिट साइड में हमने सेल्स लिखी, सेल्स कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? सेल्स रिटर्न। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? उसमें से क्या माइनस कर देंगे? सेल्स रिटर्न। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। क्लियर? ठीक। अगला सेकंड, जो हम सेकंड आइटम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे जी? क्लोजिंग स्टॉक। सही है भाई? क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। पढ़िए क्लोजिंग स्टॉक। द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। जो सामान साल के लास्ट में बिना बिका रह जाता है वो क्या कहलाता है? वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अभी मैंने बताया था, जो सामान साल के लास्ट में बिना बिका रह जाएगा वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी? क्लियर है? बस इतना ही पढ़ लो, ये क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कहां लिखेंगे? ठीक है। अब फॉर्मेट पा हो गया पेज पे, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप स्टडी कीजिए कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करेंगे तो उसका फॉर्मेट किस तरह से हम तैयार करेंगे। ठीक है भाई? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देखो जी, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करते हैं तो पर्टिकुलर अमाउंट, इधर की साइड डेबिट साइड है और इधर की साइड। सबसे पहले आप डेबिट साइड में देखते चलिए। डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। देखिए, ये बता दिया मैंने, सबसे पहले क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। समझ गए? उसके बाद परचेस में से क्या माइनस कर दीजिएगा? ठीक। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आएगा? वेजेस एंड सैलरी। ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिखा हो सकता है, वो भी आ जाएगा, है ना? ये लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। कैरिज और कैरिज इनवर्ड या कैरिज ऑन परचेस। मुझे ध्यान से सुनिए, अगर कैरिज ऑन सेल लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है? कैरिज ऑन सेल। पहले मुझे दो तीन चीज ध्यान से सुनिए। खाली कैरिज है
क्या है खाली, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। कैरेज इनवार है तो डेबिट में लिखेंगे ट्रेडिंग में, लेकिन कहीं कैरेज आउटवार आ गया तो वो P&L से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो कैरेज और कैरेज इनवार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैरेज और कैरेज इनवार। इतनी बात समझ में आ गई। और कैरेज ऑन परचेस लिखा है, यानी अगर खरीदने से रिलेटेड कैरेज है तो यहां पर आएगा ट्रेडिंग में, और अगर बेचने से रिलेटेड कैरेज होगा, लिखा है कैरेज ऑन सेल, वो P&L में जाएगा। कहां पर जाएगा? P&L में। ठीक, उसके बाद गैस, फ्यूल एंड पावर, ठीक, फ्राइट एंड कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। ओके, देखो यहां पर लिखा है ना, यहां पर लिखा है ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, लिखा है क्या? इस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में यदि आप जाओगे थ्योरी में सारी चीज दे रखी है जो यहां दे रखी है। ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी, ये सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये सारे एक्सपेंसेस क्या हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ये सभी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। अब आपका माइंड यूज करना है, इन एक्सपेंसेस को माइंड में सेट कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। क्रेडिट साइड में जाइएगा। क्रेडिट साइड में यदि आप जाएं, देखो दो ही आइटम बताए हैं, या तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स में से सेल्स इतना माइनस कर देना और क्लोजिंग स्टॉक लिख देना। ओके, अब यदि क्रेडिट ये आइटम लिख के बनाकर, यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, किधर का ज्यादा है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। ओके, किधर का टोटल ज्यादा बता रहा? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो यहां पर प्रॉफिट बचेगा। यहां पर क्या बचेगा? प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट। क्या बचेगा? ग्रोस प्रॉफिट। ओके, और यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उधर बचेगा ग्रोस प्रॉफिट। ये है यदि किधर का टोटल ज्यादा बता रहा मैं, यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ग्रोस प्रॉफिट बचेगा, ठीक, और यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ग्रोस प्रॉफिट बचेगा। इतनी बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक, ये था हमारा फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का। ओके, अब आप चलिए नेक्स्ट पर P&L अकाउंट, पेज नंबर 21.12। 21.12 ये हमारा है P&L अकाउंट। अब हम आगे किस पर? P&L अकाउंट पर। ओके, पढ़िएगा। ट्रेडिंग अकाउंट ओनली डिस्क्लोज द ग्रोस प्रॉफिट अर्न्ड एज ए रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग अकाउंट तो बताता है कि जब हमने सामान खरीदा और बेचा उस पर हमें ग्रोस प्रॉफिट हुआ या ग्रोस लॉस हुआ। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो क्या बताता है कि जो हमने सामान खरीदा और बेचा उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है जी, लेकिन बिजनेसमैन हैज टू इनकर, बिजनेसमैन बहुत सारे पढ़ो बुक से, बिजनेसमैन हैव टू इनकर ए नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, लेकिन बिजनेसमैन बहुत सारे खर्चे करता है विच आर नॉट टेकन टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो कहां पर कंसिडर नहीं होते? ट्रेडिंग अकाउंट्स में। ठीक है, तो एक मिनट सुनो भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में तो ये पता चला कि जो सामान खरीदा और बेचा उस पर ग्रोस प्रॉफिट हुआ या ग्रोस लॉस हुआ, लेकिन बिजनेसमैन बहुत सारे खर्चे करता है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना नहीं, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते। तो हेंस ए बिजनेसमैन इज मोर इंटरेस्टेड, तो बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसने कितना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अर्न किया एक साल में। इतनी बात क्लियर हो गई? एज सच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो इसी कारण से हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। एक मिनट बस, इसमें मैं ये बताऊंगा, मेरी बात एक बार और ध्यान से सुने। ट्रेडिंग अकाउंट तो इसलिए बनाया जाता है कि जो सामान खरीदा या बेचा, तो खरीदने और बेचने में हमने कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ हमें और कितना ग्रोस लॉस हुआ। लेकिन एक बिजनेसमैन बहुत सारे एक्सपेंसेस करता है जिन्हें हम कहां नहीं लिखते, जिन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते। तो इसी कारण से बिजनेसमैन P&L अकाउंट तैयार करता है। क्या तैयार करता है? ताकि इस P&L अकाउंट से उसको ये पता चल सके कि उसे बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना नेट लॉस हुआ। समझ
समझ गए? तो यही कारण है कि बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना नेट लॉस हुआ। इसी कारण से वो क्या तैयार करता है? P&L अकाउंट तैयार करता है। तो इसमें हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और हमने देखा कि P&L अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। थैंक यू।